टू आवर चैनल शाइन अवार्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 2 बौद्धकालीन शिक्षा। इससे पहले चैप्टर 1 वैदिककालीन शिक्षा हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। उस चैप्टर में क्या है, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सारा कुछ देख चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा जो चैप्टर है इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो का एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ, मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो क्या थी। चलिए देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में तत्कालिक समाज एवं धर्म वैदिक धर्म में भी आपके रूढ़िवादी एवं कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्या बताया जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो बौद्ध धर्म था वो उसका उदय हुआ था। किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? जो समाज में बुराइयाँ, रूढ़िवादी और कर्मकांडी जैसे जो भी बुराइयाँ व्याप्त थी उनके प्रतिक्रिया स्वरूप जो बौद्ध धर्म है उसका उदय हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत विकसित शिक्षा प्रणाली को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो क्या बताया जा रहा है, जो बौद्ध धर्म उस समय प्रचलित था तो उसके संपर्क में जो शिक्षा प्रणाली आई थी उसी को हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्कार प्रव्रजन संस्कार था। जैसे कि वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था शिक्षा के प्रारंभ में, उसी टाइप से जब बौद्धकालीन शिक्षा जो प्रारंभ करते थे छात्र तो उनका प्रव्रजन संस्कार होता था, जिसे बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर संपन्न कराया जाता था। तो ये था हमारा बौद्धकालीन शिक्षा का शॉर्ट में हम लोग ने देख लिया कि बौद्धकालीन शिक्षा थी क्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी, चलिए देखते हैं ये क्या थी। तो इसमें आ जाता है बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ थे, और जो है वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे और बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र मठ हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में भिक्षु की शिक्षक की भूमिका निभाते थे। आगे चल के बौद्ध शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए जो मठों का ही वृहत रूप थे। बौद्ध शिक्षा वैदिक शिक्षा का ही अल्प परिवर्तित रूप थी। इसे 2 स्तरों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। तो क्या बताया जा रहा है कुल मिलाकर कि जो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे वे मठ कहलाते थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते हैं, तो वे मठ कहलाते थे। और जो बौद्धकालीन में शिक्षक होते थे वो भिक्षुक ही होते थे, जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर वही शिक्षा देते थे। और आगे चल के जो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र है वो स्थापित किए गए जो कि मठों का वृहद रूप थे। और बौद्धकालीन शिक्षा जो है वैदिककालीन शिक्षा के बिल्कुल ही समानता मतलब कि प्रकट करती है, उसमें थोड़ा सा ही अंतर है क्योंकि यह वैदिककालीन शिक्षा का अल्प परिवर्तित रूप थी। इसे 2 स्तरों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, मतलब कि जो बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा थी वो क्या थी। चलिए देख लेते हैं। बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष के बालकों को रखा गया था। प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मठों में दी जाती थी जो सभी धर्मावलंबियों के लिए समान थी। तो क्या बताया जा रहा है, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें जो प्राथमिक शिक्षा होती थी, एकदम स्टार्टिंग की शिक्षा होती थी, वो 6 वर्ष के बालकों को दी जाती थी और जो है ये मठों में दी जाती थी और सभी धर्म के लिए ये समान थी। तो इसमें क्या होता था, पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 16 माह सिद्ध रस्तु नामक पोथी पढ़ने की आवश्यकता थी, मतलब कि पढ़ना पड़ता था। सिद्ध रस्तु नामक एक पोथी होती थी जो 16 स्टार्टिंग के 16 मंथ वो जो है छोटे छोटे बच्चों को वही पढ़ाया जाता था। इसमें 12 अध्याय तथा वर्णमाला के 49 अक्षरों को मिलाकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। तो जो सिद्ध रस्तु नामक पोथी थी इसमें क्या था, इसमें 12 अध्याय थे और 49 अक्षरों को मिलाकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी जिन्हें उन्हें पढ़ना पड़ता था। पाठ्यक्रम में धार्मिक तथा लौकिक, यहाँ पे लौकिक होना चाहिए था, अलौकिक हो गया, धार्मिक तथा लौकिक दोनों ही क्षेत्रों के विषयों में शब्द विद्या, तर्क विद्या, आध्यात्मिक विद्या, शिल्प विद्या थे। शिक्षा मुख्य रूप से पाली भाषा में दी जाती थी। तो जो है बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य आधार क्या था, पाली भाषा थी और वैदिक कालीन में संस्कृत भाषा चलती थी। मठों एवं विहारों में भी शिक्षा का माध्यम पाली भाषा ही था। आगे बढ़ते हैं, बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था। तो जो है बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो जो है बौद्ध काल में भी 12 वर्ष की आयु तक तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, धार्मिक तथा लौकिक पाठ्यक्रम। धार्मिक पाठ्यक्रम बौद्ध भिक्षुक एवं भिक्षुणियों के लिए था जिसका उद्देश्य निर्वाण प्राप्त था। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण व्यक्तियों के लिए था। इस पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र आदि विषय शामिल थे। उच्च शिक्षा व्यवस्था में वैदिक साहित्य एवं संस्कृति की संस्कृत भाषा में प्रदान की जाती थी, संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क एवं आवासीय सुविधा युक्त थी।
जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो भी निःशुल्क थी और उसमें भी वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। देख लेते हैं। बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तशिल्प, भवन निर्माण, चिकित्सा विज्ञान एवं प्रविधि के साथ साथ अन्य व्यवसायों की भी शिक्षा दी जाती थी। कृषि, पशुपालन, लेखन कला, मूर्ति कला तथा चित्रकला जीवोपार्जन शिक्षा थी। तो क्या बताया जा रहा है, जो बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा थी उसका भी विस्तार बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ था। वहाँ पर हस्तशिल्प, भवन निर्माण, चिकित्सा, प्रवाधिक आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कृषि, पशुपालन, लेखन, इन सभी चीज़ों की शिक्षा देकर जो वहाँ पे मनुष्य आते थे उनके जीवोपार्जन के लिए जो शिक्षा थी वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था व्यक्तित्व का विकास करना। इसके अंतर्गत आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन तथा आत्मज्ञान का विकास करके व्यक्तित्व निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता था। बल्कि बौद्धकालीन के अंतर्गत किस चीज़ पर जोर दिया जाता था? आत्मनियंत्रण पर, आत्मानुशासन पर और आत्मज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, ताकि जो वहाँ पे बालक होते थे उनके व्यक्तित्व का अच्छी तरीके से विकास हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चरित्र निर्माण। तो छात्रों को सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य, संयम तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती थी। निर्माण प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या होता था, जो छात्र होते थे वो वहाँ पे बिल्कुल ही सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सदाचार और संयम उनके गुण हुआ करते थे, और जो उनका चारित्रिक जो उनका व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। और जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसका भी उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति का क्योंकि निर्वाण प्राप्ति करना ही था, अर्थात जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो भी निर्वाण प्राप्ति का ही साधन थी। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी सामाजिक विकास। तो सामाजिक गुणों का विकास, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता आदि का विकास भी तत्कालिक शिक्षा द्वारा किया जाता था। तो क्या बताया जा रहा है, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक, व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, सभी प्रकार की जो शिक्षा हैं उनका विकास जो तत्कालिक शिक्षा प्रचलित थी उसमें किया जाता था। बौद्ध धर्म का प्रचार लंका, सुमात्रा, चीन आदि देशों में किया जाता था, क्योंकि ये जो देश हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों शोरों से हुआ था। उसके बाद जो हेडिंग आ जाती है वो है हमारा बौद्ध शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन। बल्कि बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसी कौन कौन सी नियम या प्रणाली लागू थी जो कि हमारे आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक मानी जाती हैं। तो पहला था हमारा वर्तमान के समान विद्यालयों को स्थापित करने का श्रेय बौद्ध काल को दिया जाता है। मतलब क्या है, जो वर्तमान में जो हमारे विद्यालय हैं, छोटे छोटे विद्यालय इधर उधर स्थापित हैं, उसका जो श्रेय है वो हमारा बौद्ध काल को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक रूप से आयोजन बौद्ध शिक्षा की देन है। सार्वजनिक रूप से आयोजन मतलब कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें सभी धर्मों के जो है बालकों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें ऐसा नहीं था कि यहाँ पे स्त्रियाँ शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी या फिर छोटी कास्ट वाले शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। यहाँ पे सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, जो कि अभी वर्तमान में हमारे प्रचलित है कि अभी भी हमारे वहाँ सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन जो वैदिक कालीन था उसमें ऐसा होता था कि वहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और जो शूद्र लोग होते थे उन्हें शिक्षा वगैरह नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट है शिक्षा में व्यावसायिक विषय एवं खेल कूद का विद्यालयों में आयोजन बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें व्यावसायिक विषयों को शामिल किया गया था और विद्यालयों में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, मतलब कि खेल कूद ये सारा कुछ सम्मिलित किया गया था, जो कि हमारे वर्तमान में इस समय प्रचलित है। यहाँ पे उच्च शिक्षा में प्रवेश बौद्ध काल की देन है। बल्कि जो उच्च शिक्षा है वो बौद्ध काल से ही प्रारंभ हुई थी एक तरीके से माना जाए तो। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में प्रारंभ करना। तो जो बौद्धकालीन था वहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा मतलब कि जो हमारे आसपास में भाषाएं चलती हैं उनके माध्यम से शिक्षा देना बौद्धकाल की देन मानी जाती है। शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न नियमों का निर्धारण करना, सामान्य विषयों एवं लौकिक विषयों को शिक्षा में सम्मिलित करना बौद्धकालीन शिक्षा की देन मानी जाती है। शिक्षा के लिए बहुशिक्षक व्यवस्था एवं सामूहिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना। मतलब क्या है इसमें कि जो पहले हुआ करता था वहाँ पर एक ही टीचर होता था वैदिक काल में, वही शिक्षा देता था सभी को। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा थी यहाँ पे बहुशिक्षक व्यवस्था थी, मतलब कि बहुत सारे शिक्षक मिलकर बच्चों को मतलब कि शिक्षा देते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, जो कि हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी यही चीज़ लागू होती है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से ही लिया गया है। जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है अपने परिवार में रहकर भी बालक द्वारा शिक्षा ग्रहण करना इसकी प्रमुख देन मानी जाती है। तो क्या है, बौद्धकाल में जो है बालक अपने घर पर रहकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, जो कि बौद्धकालीन की सबसे बड़ी देन मानी जाती है, सबसे प्रमुख देन मानी जाती है। क्योंकि जो वैदिककालीन वगैरह शिक्षा होती थी वहाँ पर लोग गुरुकुल में जाते थे, जो बालक होते थे वहीं पर रहते थे तभी शिक्षा ग्रहण करते थे।
तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना भी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन सर शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सारा कुछ जल्दी आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।